उस दिन सुबह के 4 बजे थे। सर्दी बहुत ज्यादा थी। हमारे छोटे से टूटे फूटे घर की छत से पानी टपक रहा था। मैं जमीन पर बिछे पुराने गद्दे पर सो रहा था कि तभी मेरी आंख खुल गई। मेरी आदत थी, अलार्म बजने से पहले ही उठ जाता था, क्योंकि गरीब आदमी के सपने भी समय पर नहीं आते। मैं धीरे से उठा। सामने मेरी माँ सो रही थी, आइको कुरोसाकी, मेरी पूरी दुनिया। मेरे पास अगर कुछ था तो सिर्फ मेरी माँ थी। न पिता, न भाई, न बहन, कोई नहीं। मैं धीरे से उनके पास गया। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए खपा दी थी। मैं उन्हें जगाना नहीं चाहता था, इसलिए चुपचाप किचन में चला गया। किचन कहना भी शायद गलत होगा, वो बस एक छोटा सा कोना था। मैंने चावल गर्म किए, थोड़ा मिसो सूप बनाया और काम पर जाने की तैयारी करने लगा। तभी पीछे से माँ की आवाज आई, हरुतो। मैं मुस्कुराया। आप जाग गईं? उन्होंने कमजोर सी मुस्कान दी। इतनी सुबह फिर जा रहे हो? मैंने सिर हिलाया। हाँ, कल भी देर रात लौटे थे। मैं हंस पड़ा। गरीब आदमी आराम करेगा तो खाएगा क्या? माँ की आंखों में दर्द आ गया। उन्हें हमेशा बुरा लगता था कि मैं इतनी छोटी उम्र में इतना संघर्ष कर रहा था, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। सुबह 5 बजे मैं अखबार बांटने निकल गया। ठंडी हवा चेहरे पर लग रही थी, हाथ सुन्न हो रहे थे, लेकिन मैं चलता रहा। एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, सैकड़ों घर। ये मेरा पहला काम था। उसके बाद मुझे स्कूल जाना था, फिर स्कूल के बाद सुपरमार्केट, फिर शाम को रेस्टोरेंट और रात में वेयरहाउस। हाँ, मैं एक दिन में 4 जगह काम करता था, क्योंकि मुझे माँ की दवाइयों का खर्च उठाना था। स्कूल पहुंचते पहुंचते सुबह के 8 बज गए। क्लास में सभी बच्चे हंस रहे थे। महंगे फोन, ब्रांडेड कपड़े, महंगे जूते, और मैं पुरानी यूनिफॉर्म पहने बैठा था, जिसे मां ने कई बार सिलकर ठीक किया था। कुछ लड़कों ने मुझे देखा और हंसने लगे। देखो, गरीब हरुतो आ गया, यार इसकी यूनिफॉर्म फिर फटी हुई है। मैंने अंडरस्टैंडिंग देखा भी नहीं, क्योंकि ये सब सुनने की आदत पड़ चुकी थी। लेकिन फिर वो आई और जैसे पूरी दुनिया रुक गई। यूना ताकाहाशी, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी मुस्कान, मेरी उम्मीद, मेरे सारे सपनों का नाम। उसने मुझे देखा और मुस्कुराई। मुझे लुक्स जैसे सारी थकान खत्म हो गई। वो मेरे पास आकर बैठ गई। गुड मॉर्निंग हरुतो। मैं मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग। आज फिर बहुत थके हुए लग रहे हो। बस थोड़ा सा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उस समय मैं उसकी बातों पर यकीन करता था। मुझे लगता था वो सच में मुझसे प्यार करती थी। लंच ब्रेक में हम स्कूल की छत पर बैठे थे। यूना ने पूछा, हरुतो, तुम्हारा सपना क्या है? मैं कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, एक बड़ा घर, बस। हाँ, इतना छोटा सपना? मैं मुस्कुराया। नहीं, उस घर में मेरी मां रहेंगी, उन्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। और वो मुस्कुराई। और मैं थोड़ा शर्माया। और तुम भी? यूना हंस पड़ी। उस समय उसकी हंसी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज लगती थी। मुझे क्या पता था कि वही लड़की मेरा दिल तोड़ने वाली थी। कुछ हफ्ते बाद सब बदलने लगा। यूना पहले जैसी नहीं रही। उसके मैसेज कम हो गए, फोन कम आने लगे, मुलाकातें कम हो गईं। मैंने सोचा शायद वो व्यस्त होगी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। एक दिन मैं सुपरमार्केट से लौट रहा था, तभी मैंने सड़क के दूसरी तरफ यूना को देखा। वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक लड़का था। महंगी स्पोर्ट्स कार, ब्रांडेड कपड़े, महंगी घड़ी, आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। रेंजी नकामुरा, स्कूल का सबसे अमीर लड़का। मैं कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रहा। यूना हंस रही थी, बहुत खुश लग रही थी, उस तरह जिस तरह वो मेरे साथ भी शायद कभी नहीं हंसी थी। दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ, लेकिन मैंने खुद को समझाया, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। फिर अगले दिन, फिर उसके अगले दिन, फिर उसके बाद भी मैं उन्हें साथ देखने लगा, बार बार, हर जगह। और हर बार मेरे अंदर कुछ टूटता जाता। एक शाम मैंने यूना से मिलने का फैसला किया। हम पार्क में मिले। मैंने सीधे पूछा, यूना, क्या चल रहा है? वो चुप रही। मैंने फिर पूछा, क्या तुम रंजी के साथ हो? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, हरुतो, मेरा दिल डूब गया, क्योंकि मैं समझ चुका था। मुझे माफ कर दो।
उस एक वाक्य ने मेरी दुनिया खत्म कर दी। मैंने हंसने की कोशिश की। ये मजाक है ना? वो चुप रही। यूना, उसकी आंखें नीचे थीं। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे लगा किसी ने सीने में चाकू घोंप दिया हो। क्यों? क्योंकि मैं थक गई हूं। क्या? गरीबी से। ये सुनकर मेरी सांस रुक गई। मैं हर दिन संघर्ष नहीं देख सकती, हर दिन पैसे की बातें, हर दिन मुश्किलें। मैं भी अपनी जिंदगी जीना चाहती हूं। मैं उसे देखता रह गया। ये वही लड़की थी जिसने कहा था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैंने पूछा, तो हमारा प्यार? वो कड़वाहट से मुस्कुराई। प्यार से बिल नहीं भरते हरूतो। उस रात मेरे दिल का एक हिस्सा मर गया, लेकिन सबसे बुरा अभी बाकी था। 2 दिन बाद पूरे स्कूल के सामने रेंजी ने मेरा मजाक उड़ाया। सैकड़ों छात्र मौजूद थे। रेंजी ने यूना की कमर में हाथ डाला और हंसते हुए कहा, यार सच बताऊं, मुझे समझ नहीं आता कि कोई लड़की इस गरीब के साथ कैसे रह सकती है। पूरी भीड़ हंसने लगी। मैंने यूना की तरफ देखा। मुझे उम्मीद थी वो कुछ कहेगी, वो मेरा बचाव करेगी, कम से कम इतना तो करेगी, लेकिन वो भी हंस रही थी। उस क्षण मुझे समझ आ गया, मैं सचमुच अकेला था। मैं वहां से चला गया, बिना कुछ कहे, बिना पीछे देखे। लेकिन जैसे जैसे कदम बढ़ रहे थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे। उस रात मैं घर पहुंचा। मां ने दरवाजा खोला और मुझे देखते ही समझ गई कि कुछ हुआ है। हरूतो, मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया। अगले ही पल मैं टूट गया। मैं मां से लिपटकर रो पड़ा, जोर जोर से, जितना शायद बचपन में भी नहीं रोया था। मां मेरे सिर पर हाथ फेरती रहीं, कुछ नहीं बोली, क्योंकि कभी कभी शब्द बेकार होते हैं। उस रात मैं सो नहीं पाया। छत को देखता रहा और सिर्फ एक सवाल सोचता रहा, क्या गरीब लोगों को प्यार करने का अधिकार नहीं होता? यूना के जाने के बाद कई दिनों तक मैं ठीक से सो नहीं पाया। दिन भर काम, रात भर सोच, और हर सुबह वही खालीपन। लेकिन मेरे पास दुख मनाने का समय नहीं था। गरीब आदमी का दिल टूट जाए तो भी उसे अगले दिन काम पर जाना पड़ता है, क्योंकि दर्द से पेट नहीं भरता। एक सुबह मैं काम से लौट रहा था। घर के अंदर घुसते ही मुझे कुछ अजीब लगा। मां आमतौर पर दरवाजे पर मेरा इंतजार करती थी, लेकिन उस दिन घर में सन्नाटा था। मां, मैंने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं आया। मां, मैं तेजी से अंदर भागा और अगले ही पल मेरा दिल बैठ गया। आइको जमीन पर गिरी हुई थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें तेज चल रही थी। मां, मैं घबराकर उनके पास बैठ गया। उन्होंने मुश्किल से आंखें खोली। हरूतो, क्या हुआ आपको? उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। उस दिन पहली बार मुझे सचमुच डर लगा, ऐसा डर जो किसी भी बेटे को अपनी मां के लिए लगता है। मैं उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गया। डॉक्टरों ने कई जांच की। लगभग 2 घंटे बाद एक डॉक्टर बाहर आया। उसका चेहरा गंभीर था। आप हरूतो कुरोसाकी हैं? जी, हमें बात करनी होगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या हुआ? डॉक्टर ने फाइल बंद की। आपकी मां की हालत ठीक नहीं है। मुझे लगा जमीन खिसक गई। कितनी गंभीर? अगर इलाज शुरू नहीं किया गया तो स्थिति और खराब हो सकती है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, इलाज का खर्च? डॉक्टर ने जो रकम बताई, उसे सुनकर मेरे पैरों से ताकत निकल गई। वो रकम मेरे 6 महीने की कमाई से भी ज्यादा थी। मैं अस्पताल के बाहर बैठ गया। हाथ कांप रहे थे। जेब में केवल कुछ 1000 येन थे और सामने लाखों का खर्च। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती। गरीबी वो होती है जब आपकी सबसे प्यारी इंसान की जिंदगी पैसे पर टिकी हो और आपके पास पैसे ना हो। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया, चाहे जो हो जाए, मैं मां का इलाज करवाऊंगा। उसके बाद मेरी जिंदगी मशीन बन गई। सुबह अखबार, दोपहर सुपरमार्केट, शाम रेस्टोरेंट, रात वेयरहाउस। और अब मैंने एक 5वीं नौकरी भी पकड़ ली। रात 2 बजे तक काम, फिर केवल 2 घंटे की नींद, फिर वही चक्र। 1 महीने तक मैंने खुद पर एक भी येन खर्च नहीं किया। मैं सिर्फ पानी और सस्ते चावल पर जी रहा था। लेकिन समस्या ये थी कि जितना मैं कमा रहा था, खर्च उससे कहीं ज्यादा था। एक रात वेयरहाउस में काम करते समय मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं लगभग गिर पड़ा। मेरे साथी कर्मचारी ने कहा, हरूतो, तुम ठीक हो? मैं हंस पड़ा, बस थोड़ा थका हूं। सच्चाई ये थी कि मैं टूट रहा था।
धीरे धीरे, अंदर से। लेकिन मुझे रुकने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि अस्पताल का बिल हर दिन बढ़ रहा था। तभी मेरी जिंदगी में दूसरा धोखा आया। मैं जिस सुपरमार्केट में काम करता था, उसका मालिक था मसारू शिंडो। वो हमेशा मुस्कुराकर बात करता था और कहता था, मेहनत करो हरुतो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं उस पर भरोसा करता था। उस महीने मैंने लगभग हर दिन ओवरटाइम किया, कुल मिलाकर 200 घंटे से ज्यादा। जब सैलरी मिलने का दिन आया, मैं उत्साहित था, क्योंकि मुझे अस्पताल का बिल भरना था। लेकिन जब मैंने पेमेंट स्लिप देखी तो मैं स्तब्ध रह गया। ओवरटाइम का पैसा गायब था, पूरा का पूरा। मैं तुरंत मसारू के ऑफिस पहुंचा। सर, शायद कोई गलती हुई है। उसने स्लिप देखी, फिर मुस्कुराया। नहीं, लेकिन मैंने ओवरटाइम किया था। कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुझे लगा मैंने गलत सुना। क्या? सिस्टम में कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन मैं हर दिन रुका था। उसने कंधे उचका दिए। साबित कर सकते हो? उस पल मेरा खून खौल उठा। मैंने उस पर भरोसा किया था, लेकिन उसने जानबूझकर मेरा पैसा खा लिया था। लगभग 3 महीने की मेहनत, एक झटके में। मैं ऑफिस से बाहर निकला और पहली बार मुझे लगा कि दुनिया सचमुच बुरी जगह है। लेकिन यह अंत नहीं था, क्योंकि अब तीसरा धोखा मेरा इंतजार कर रहा था। उसका नाम था काइतो फुजिमोतो, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। हम बचपन से साथ थे। जब सब मेरा मजाक उड़ाते थे, काइतो मेरे साथ खड़ा रहता था। कम से कम मैं यही सोचता था। एक दिन मुझे अस्पताल के बिल के लिए पैसों की जरूरत थी, बहुत ज्यादा जरूरत। मेरे पास कोई नहीं था सिवाय काइतो के। मैं उसके पास गया। मुझे मदद चाहिए। उसने गंभीर होकर पूछा, क्या हुआ? मैंने सब बता दिया। मां की बीमारी, पैसों की कमी, नौकरी की समस्या, सब कुछ। उसने मेरा कंधा थपथपाया। चिंता मत करो, मैं हूं ना। उस समय मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कम से कम एक दोस्त तो है। लेकिन अगले दिन सच्चाई सामने आ गई। मैं अस्पताल से लौट रहा था, तभी मैंने काइतो को एक कैफे में देखा। वो अकेला नहीं था। उसके सामने बैठा था रेंजी नाकामुरा। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैं खिड़की के पास गया और जो सुना, उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। रेंजी हंस रहा था। तो उसने सचमुच तुमसे पैसे मांगे? काइतो भी हंस पड़ा। हाँ, बेचारा अभी भी सोचता है कि मैं उसका दोस्त हूं। पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। और मैंने उसे उम्मीद दे दी। दोनों जोर से हंसने लगे। फिर रेंजी ने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। गुड जॉब। काइतो ने लिफाफा उठा लिया। थैंक्स। मैं समझ गया, सब समझ गया। वो मुझे दोस्त नहीं समझता था। वो मेरे बारे में जानकारी बेच रहा था, पैसों के लिए। मैं धीरे धीरे वहां से चला गया। रात को घर लौटा। मां सो रही थी। मैं उनके बिस्तर के पास बैठ गया और उन्हें देखता रहा। फिर खुद से कहा, अब किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, कभी नहीं। कभी कभी जिंदगी आपको धीरे धीरे नहीं तोड़ती, वो एक ही समय में हर तरफ से हमला करती है। और तब आपको समझ नहीं आता कि पहले किस दर्द को संभालें, दिल का दर्द, पैसों का दर्द, या उन लोगों का दर्द जिन्हें आप खोने वाले होते हैं। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 19 साल थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं कई जिंदगियां जी चुका हूं। हर दिन एक नई मुसीबत लेकर आता था और हर रात एक नया डर। यूना मुझे छोड़ चुकी थी। काइतो ने मुझे बेच दिया था। मसारू शिंदो ने मेरी मेहनत का पैसा खा लिया था। माँ अस्पताल में थी और मैं बस सांस ले रहा था, जिंदगी नहीं जी रहा था। उस सुबह मैं सुपरमार्केट पहुंचा। मन में अभी भी उम्मीद थी कि शायद मसारू अपना फैसला बदल देगा, शायद वो मेरा पैसा लौटा देगा, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। लेकिन गरीब लोगों के साथ शायद बहुत कम सच होता है। जैसे ही मैं अंदर गया, मसारू ने मुझे अपने ऑफिस में बुला लिया। उसके चेहरे पर वही नकली मुस्कान थी। हरुतो, बैठो। मैं बैठ गया। उसने एक फाइल मेरी तरफ बढ़ाई। आज से तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। क्या मतलब? तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है।
मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में विस्फोट कर दिया हो। क्यों? उसने फाइल बंद की। कर्मचारियों की कटौती हो रही है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा काम करता हूं। फैसला हो चुका है। सर, मेरी माँ अस्पताल में है। मुझे इस नौकरी की जरूरत है। उसने ठंडी नजरों से मुझे देखा। ये मेरी समस्या नहीं है, बस इतना ही। मेरी महीनों की मेहनत, मेरी वफादारी, मेरी हालत, सब कुछ उसके लिए बेकार था। उस दिन मैं बेरोजगार हो गया। जब मैं बाहर निकला, आसमान पर काले बादल छा चुके थे और मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया मेरा मजाक उड़ा रही हो। अब मेरे पास केवल 3 छोटी नौकरियां बची थी, लेकिन अस्पताल का खर्च, किराया, दवाइयां, सब कुछ संभालना असंभव था। उस रात मैं घर पहुंचा। माँ ने मुझे देखते ही पूछ लिया, कुछ हुआ है क्या? मैं झूठ बोलना चाहता था, लेकिन उनकी आंखें हमेशा सच पहचान लेती थीं। नौकरी चली गई। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। माफ करना बेटा। मैं चौंक गया। आप माफी क्यों मांग रही हैं? उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी वजह से तुम इतना संघर्ष कर रहे हो। उस पल मेरा दिल टूट गया। मैं घुटनों के बल बैठ गया। ऐसा मत कहिए, आप ही तो मेरी दुनिया है। माँ रोने लगी और मैं भी। लेकिन अगले दिन फिर वही संघर्ष शुरू हो गया। मैं सुबह से रात तक भागता रहा, लेकिन पैसों की कमी बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन घर का मालिक आ गया। उसका नाम था तकेशी मोरिमोतो। वो दरवाजा पीटते हुए अंदर आया। किराया कहाँ है? मैं चुप रहा। 3 महीने हो गए। मैं कोशिश कर रहा हूं। कोशिश से बिल नहीं भरते। उसने पूरे घर को घृणा से देखा। गरीब लोग हमेशा यही कहते हैं। मेरा खून खौल उठा, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरे पास जवाब देने की ताकत नहीं थी। उसने जाते जाते धमकी दी, अगले महीने तक पैसे नहीं मिले तो सड़क पर फेंक दूंगा। दरवाजा जोर से बंद हुआ और घर फिर शांत हो गया। मां चुपचाप सब सुन रही थी। उनकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हम दोनों जानते थे कि वो आदमी सच कह रहा था। हम सचमुच सड़क पर आ सकते थे। उस रात घर में केवल एक कटोरा चावल बचा था, बस एक। मैंने उसे पकाया, फिर मां के सामने रख दिया। उन्होंने पूछा, और तुम्हारा? मैं मुस्कुराया, मैं खा चुका हूं। ये झूठ था, पूरा झूठ। मैंने पिछले दिन से कुछ नहीं खाया था, लेकिन मां को कैसे बताता? उन्होंने आधा चावल मेरी तरफ बढ़ाया। लो, मुझे भूख नहीं है हरुतो। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराया। सच में, आखिरकार उन्होंने खाना खा लिया और मैं पानी पीकर सो गया, या यूं कहूं, सोने की कोशिश की, क्योंकि भूख नींद से ज्यादा ताकतवर होती है। दिन गुजरते गए और हालात और खराब होते गए। मैंने अपने सारे कपड़े बेच दिए, अपना पुराना फोन बेच दिया, अपनी साइकिल बेच दी, यहां तक कि पिता की बची हुई घड़ी भी बेच दी। लेकिन फिर भी पैसों की कमी खत्म नहीं हुई। एक दिन अस्पताल से फोन आया, मिस्टर कुरोसाकी जी, बिल का भुगतान कब करेंगे? मेरा गला सूख गया। थोड़ा समय और चाहिए, हम पहले ही बहुत समय दे चुके हैं। फोन कट गया। मैं काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया धीरे धीरे मेरे चारों तरफ बंद हो रही हो। हर दरवाजा बंद हो रहा था, हर उम्मीद खत्म हो रही थी। और फिर एक और झटका मिला। माँ की तबीयत अचानक और खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि इलाज में देरी खतरनाक हो सकती है। मैं अस्पताल के बाहर बैठ गया, सिर दोनों हाथों में था, और पहली बार मैं टूट गया पूरी तरह। मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किससे मदद मांगूं? कोई जवाब नहीं था, कोई नहीं। उस शाम बारिश शुरू हो गई, भारी बारिश। मैं बिना छतरी के सड़क पर चलता रहा। कपड़े भीग चुके थे, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अंदर का तूफान बाहर की बारिश से कहीं ज्यादा बड़ा था। मैं एक पुल के नीचे जाकर बैठ गया। चारों तरफ अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी, और मैं बस खाली नजरों से जमीन को देख रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं रो रहा था, शायद पहली बार यूना के जाने के बाद। लेकिन इस बार वजह प्यार नहीं थी, इस बार वजह मेरी मां थी। मैं उनसे हारना नहीं चाहता था, मैं उन्हें खोना नहीं चाहता था,
लेकिन मेरे हाथ खाली थे, बहुत खाली। उस रात बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आसमान से गिरती हर बूंद मुझे ऐसा महसूस करा रही थी जैसे दुनिया मेरे ऊपर हंस रही हो। मैं पुल के नीचे बैठा था, पूरी तरह भीगा हुआ, थका हुआ, भूखा, टूटा हुआ और सबसे ज्यादा बेबस। मेरी जेब में केवल कुछ सिक्के बचे थे। अस्पताल का बिल चुकाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। घर का किराया बाकी था। मां की हालत हर दिन बिगड़ रही थी और मैं अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार हार मानने के करीब पहुंच गया था। मैंने सिर उठाकर अंधेरे आसमान की तरफ देखा और पहली बार भगवान से शिकायत की, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? क्यों मेरी मां को यह सब सहना पड़ रहा है? अगर सजा देनी है तो मुझे दो, उन्हें नहीं। लेकिन जवाब में सिर्फ बारिश की आवाज आई। कुछ देर बाद मैं उठ खड़ा हुआ। मुझे अस्पताल जाना था, मां को देखना था। चाहे जेब खाली हो, लेकिन मैं उनके पास जरूर जाऊंगा। मैं सड़क की तरफ बढ़ा। तभी मेरे सामने एक काली कार आकर रुकी। वो कोई साधारण कार नहीं थी। इतनी महंगी कार मैंने केवल टीवी में देखी थी। उसकी चमक बारिश की बूंदों में भी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसी कारों का मेरी जिंदगी से कोई संबंध नहीं था। मैं आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी कार का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकला। काला सूट, काली टाई, सफेद दस्ताने, चांदी जैसे सफेद बाल और आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास। वो सीधे मेरी तरफ आया। मैंने सोचा शायद उसे रास्ता पूछना होगा, लेकिन अगले ही पल उसने झुककर सिर नीचे कर लिया, पूरी तरह। मैं स्तब्ध रह गया। यंग मास्टर? मेरे कानों को विश्वास नहीं हुआ। क्या? उसने फिर सिर झुकाया। यंग मास्टर हरुतो कुरोसाकी। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बोला, आप गलत इंसान के पास आए हैं। उसने शांत स्वर में कहा, नहीं सर, हम 20 साल से आपको ढूंढ रहे हैं। मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। क्या मतलब? उस आदमी ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम तकेदा रियोसुके है और मैं कुरोसाकी ग्लोबल होल्डिंग्स का मुख्य प्रतिनिधि हूं। मैंने भौहें सिकोड़ ली। कुरोसाकी? जी, लेकिन मैं किसी कंपनी को नहीं जानता। तकेदा ने कुछ सेकंड तक मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, क्योंकि आपको आपकी असली पहचान कभी बताई ही नहीं गई। मेरी सांसें रुक गईं। असली पहचान? जी, आप वो नहीं हैं जो खुद को समझते हैं। मैं हंस पड़ा, शायद तनाव की वजह से। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि मैं कोई राजकुमार हूं? तकेदा का चेहरा बिल्कुल गंभीर था। नहीं, राजकुमार नहीं, उससे कहीं ज्यादा। मैं उसे घूरता रह गया। कुछ सेकंड बाद उसने कार की तरफ इशारा किया। कृपया हमारे साथ चलिए, मुझे कहीं नहीं जाना। ये आपकी मां की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। मैं अचानक रुक गया। आप मेरी मां के बारे में क्या जानते हैं? उसने शांत स्वर में जवाब दिया, सब कुछ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। आप कौन हैं? तकेदा ने अपनी जेब से एक फाइल निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। पहले ये देखिए। मैंने फाइल खोली और अगले ही पल मेरी आंखें फैल गईं। अंदर मेरी बचपन की तस्वीरें थीं, ऐसी तस्वीरें जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा था। मैं एक विशाल हवेली के सामने खड़ा था। मेरे आसपास दर्जनों लोग थे। महंगी कारें, सुरक्षा गार्ड, लग्जरी, और सबसे अजीब बात, मैं उस तस्वीर में 1 साल का भी नहीं था। ये कहां की तस्वीर है? तकेदा ने उत्तर दिया, कुरोसाकी एस्टेट। मैंने सिर उठाया। मैं कभी वहां नहीं गया, क्योंकि आपको वहां से दूर ले जाया गया था। मुझे लगा जैसे मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा है। किसने? तकेदा कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, यह कहानी लंबी है।
लेकिन आज आपको सच जानना होगा। उसने कार का पिछला दरवाजा खोला। कृपया बैठिए। मैंने मना करना चाहा, लेकिन तभी उसने एक और बात कही। आपकी मां के अस्पताल का पूरा खर्च पहले ही चुका दिया गया है। मैं जम गया। क्या? आज सुबह पूरा भुगतान? अगले 10 वर्षों के इलाज सहित। मेरी आंखें फैल गईं। किसने किया? तकेदा ने सिर झुका लिया। आपके परिवार ने। उस पल मेरे पैरों से ताकत निकल गई। मैंने कार की तरफ देखा, फिर तकेदा की तरफ, और आखिरकार अंदर बैठ गया। दरवाजा बंद हुआ। कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कुछ मिनट बाद हम शहर के बाहर पहुंचे, और फिर मैंने वो चीज देखी जिसने मेरी सांस रोक दी। एक निजी हवाई अड्डा, दर्जनों सुरक्षा गार्ड, लग्जरी वाहनों की कतार, और बीच में खड़ा एक विशाल प्राइवेट जेट। मैं अवाक रह गया। ये, तकेदा मुस्कुराया, आपका है यंग मास्टर। मैं लगभग हंस पड़ा। आप पागल हैं? नहीं सर, हम सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मेरी पूरी जिंदगी में मैंने इतना वैभव कभी नहीं देखा था, और अब कोई मुझे बता रहा था कि ये सब मेरा है। ये असंभव था, पूरी तरह असंभव। तभी तकेदा ने अपना टैबलेट निकाला। उसने स्क्रीन मेरी तरफ घुमाई, और जो नाम मैंने देखा उसे पढ़कर मेरा दिल रुक गया। अकिहिरो कुरोसाकी, दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यापारिक साम्राज्यों में से एक का मालिक। आपके पिता केंजी कुरोसाकी परिवार के उत्तराधिकारी थे। मैं चुप हो गया। मेरे पिता, जिस आदमी के बारे में मुझे लगभग कुछ नहीं पता था। मां हमेशा उनके बारे में बात करने से बचती थी। तकेदा ने आगे कहा, केंजी साहब ने एक साधारण लड़की से प्रेम विवाह किया था। मेरी मां? जी, आइको कुरोसाकी। मेरी आंखें फैल गईं। तो मां सब जानती थी? कुछ हद तक। और फिर? ताकेदा का चेहरा गंभीर हो गया। फिर आपके परिवार के दुश्मनों ने हमला किया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। हमला? उन्होंने केंजी साहब की हत्या कर दी। मेरी सांस रुक गई। मैं कुछ सेकंड तक बोल नहीं पाया। हालांकि मैंने अपने पिता को कभी नहीं देखा था, लेकिन यह सुनना कि उनकी हत्या कर दी गई थी अंदर कहीं गहरा दर्द पैदा कर रहा था। ताकेदा ने कहा, उस समय आप केवल कुछ महीने के थे, और दुश्मनों का अगला लक्ष्य आप थे। मैं? जी। क्यों? क्योंकि आप उत्तराधिकारी थे। मेरे हाथ मुट्ठी में बदल गए। फिर क्या हुआ? आपकी मां आपको भाग गई। उन्होंने आपकी पहचान छुपा दी ताकि आप जिंदा रह सके। मैं स्तब्ध खड़ा रह गया। अचानक मेरी पूरी जिंदगी समझ आने लगी। मां का संघर्ष, गरीबी, हर चीज। उन्होंने ये सब मजबूरी में किया था, मेरी रक्षा के लिए। कुछ देर बाद हम प्राइवेट जेट में बैठ चुके थे। मैंने अंदर कदम रखा और मैं अवाक रह गया। यह किसी उड़ते हुए महल जैसा था। लग्जरी सोफे, विशाल स्क्रीन, कॉन्फ्रेंस रूम, प्राइवेट बेडरूम और दर्जनों कर्मचारी, सभी मुझे देखकर झुक गए। वेलकम यंग मास्टर। मैं असहज हो गया। कल तक लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, और आज लोग मेरे सामने झुक रहे थे। सब कुछ अवास्तविक लग रहा था। जेट उड़ान भर चुका था। मैं खिड़की से बादलों को देख रहा था और सोच रहा था, क्या यह सपना है? लगभग 3 घंटे बाद हम पहुंचे, और जो मैंने देखा उसने मेरी कल्पना की सारी सीमाएं तोड़ दी। मेरे सामने एक पूरा शहर जैसा परिसर था। विशाल इमारतें, लग्जरी गार्डन, सैकड़ों सुरक्षा गार्ड, प्राइवेट हेलीपैड, दर्जनों सुपर कार, और बीच में एक ऐसी हवेली जिसे देखकर मुझे लगा जैसे मैं किसी राजा के महल में आ गया हूं। ये क्या है? ताकेदा मुस्कुराया। कुरोसाकी मेन एस्टेट। मेरे कदम अपने आप रुक गए। ये सब आपके परिवार का है। जैसे ही मैं अंदर गया, सैकड़ों कर्मचारी दोनों तरफ लाइन बनाकर खड़े हो गए। फिर सभी ने एक साथ झुककर कहा, वेलकम होम यंग मास्टर हरुतो। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। होम, घर। ये शब्द सुनकर मेरी आंखें भर आईं।
क्योंकि पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं सचमुच कहीं का हूं। कुछ मिनट बाद ताकेदा मुझे हवेली के सबसे ऊपरी हिस्से में ले गया, एक विशाल कमरे में। वहां केवल एक व्यक्ति बैठा था, सफेद बाल, गहरी आंखें और ऐसा व्यक्तित्व कि पूरा कमरा उसकी मौजूदगी से भर गया था। वो थे अकिहिरो कुरोसाकी, दुनिया का सबसे शक्तिशाली बिजनेस टाइकून, और मेरे दादा। मैं उन्हें देखता रह गया। उन्होंने धीरे से सिर उठाया और मुझे देखा। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा रहा, फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैं स्तब्ध रह गया। इतना शक्तिशाली आदमी रो रहा था। अकिहिरो धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठे और मेरे सामने आकर रुक गए। उनका हाथ कांप रहा था। उन्होंने मेरे चेहरे को देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम बिल्कुल केंजी जैसे दिखते हो। मेरी आंखें भर आईं। पहली बार किसी ने मेरे पिता का नाम इस तरह लिया था। अगले ही पल उन्होंने मुझे गले लगा लिया, जोर से, ऐसे जैसे कोई 20 साल से खोई हुई चीज वापस पा गया हो। उन्होंने स्क्रीन ऑन की और अगले ही पल मेरे सामने दुनिया भर की कंपनियों की सूची दिखाई देने लगी। मैं हैरान रह गया। ये क्या है? अकिहिरो ने शांत स्वर में कहा, यह कुरोसाकी एम्पायर है। मेरी सांस अटक गई और उन्होंने मेरी आंखों में देखा। एक दिन ये सब तुम्हारा होगा। मैं कुर्सी पर जड़ हो गया, क्योंकि पहली बार मुझे एहसास हुआ यह सिर्फ अमीरी नहीं थी, ये शक्ति थी। ऐसी शक्ति जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन तभी अकिहिरो का चेहरा गंभीर हो गया। सुनो हरुतो, ये साम्राज्य तुम्हें उपहार में नहीं मिलेगा। मैंने अंडरस्टूड देखा। क्या मतलब? तुम्हें इसे कमाना होगा। कैसे? ट्रेनिंग। उन्होंने टेबल पर हाथ रखा। आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी। तुम बिजनेस सीखोगे, नेतृत्व सीखोगे, लोगों को पढ़ना सीखोगे और सबसे महत्वपूर्ण, उनकी आंखें ठंडी हो गईं, धोखेबाजों से निपटना सीखोगे। मेरे दिमाग में तुरंत कुछ चेहरे उभरे। यूना, रेंजी, काइटो, मसारू शिंदो। सुबह 4 बजे उठना, शारीरिक प्रशिक्षण, मार्शल आर्ट्स, रणनीति, नेतृत्व, बिजनेस, फाइनेंस, नेगोशिएशन, मनोविज्ञान और रात 1:30 तक पढ़ाई। कई बार मुझे लगता था कि मैं फिर से वही गरीब लड़का बन गया हूँ जो दिन रात संघर्ष करता था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि अब मैं अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा था। मेरे प्रशिक्षकों में दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग शामिल थे। कुछ पूर्व सैन्य अधिकारी थे, कुछ अरबों डॉलर की कंपनियों के सीईओ, कुछ राजनीतिक रणनीतिकार और कुछ ऐसे लोग जिनके बारे में सार्वजनिक रूप से कोई जानकारी नहीं थी। उन सभी का केवल एक लक्ष्य था, मुझे तैयार करना। एक दिन मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के दौरान मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे सामने खड़ा इंस्ट्रक्टर हंस रहा था। फिर हार गए। मैंने दांत भींच लिए। फिर कोशिश करूंगा। धीरे धीरे मेरा शरीर बदलने लगा। कमजोर और दुबला हारुतो गायब हो गया। उसकी जगह एक मजबूत और आत्मविश्वासी युवक खड़ा था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मेरे दिमाग में आया। अब मैं हर चीज को अलग नजर से देखता था। लोगों को, उनकी नीयत को, उनके झूठ को और उनकी कमजोरी को। फिर एक दिन अकिहिरो ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। बैठो। मैं बैठ गया। उन्होंने एक फाइल मेरी तरफ बढ़ाई। ये क्या है? तुम्हारे शहर की रिपोर्ट। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मेरा पुराना शहर, वही जगह जहां मेरी जिंदगी टूटी थी। मैंने फाइल खोली और परिचित नाम दिखाई दिए। यूना, ताकाहाशी, रेंजी, नकामुरा, काइटो, फुजिमोतो, मसारू शिंदो। मेरी उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी में बदल गईं। अकिहिरो मुझे देख रहे थे। अब भी गुस्सा आता है? मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, पहले जितना नहीं। उन्होंने हल्की मुस्कान दी। अच्छा, क्योंकि अब समय आ गया है। किस बात का? घर लौटने का। उस रात मैं सो नहीं पाया। 1 साल पहले का हरुतो मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। वही लड़का जो बारिश में भीग रहा था, जो अस्पताल के बिल के लिए रो रहा था, जो लोगों से अपमानित हो रहा था। और अब मैं दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का उत्तराधिकारी था। जिंदगी सचमुच अजीब होती है। 2 दिन बाद एक लंबा मोटरगेट शहर की ओर बढ़ रहा था। दर्जनों लग्जरी गाड़ियां, सुरक्षा वाहन और बीच में मेरी काली लिमोजीन। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था।
वही सड़कें, वही इमारतें, वही शहर। लेकिन इस बार मैं अलग था। हम सबसे पहले अस्पताल पहुंचे, जहां मेरी माँ का इलाज चल रहा था। मैं सीधे उनके कमरे में गया। आइको कुरोसाकी अब पहले से काफी बेहतर दिख रही थी। उन्होंने मुझे देखते ही मुस्कुराया। हारुतो, मैं उनके पास बैठ गया। कैसी हैं आप? अब बहुत बेहतर। उन्होंने मेरा चेहरा गौर से देखा। तुम बदल गए हो। मैं हंस पड़ा, थोड़ा सा। माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे तुम पर गर्व है। ये सुनकर मेरे गले में कुछ अटक गया। मेरे लिए दुनिया की हर सफलता उनके इस एक वाक्य से छोटी थी। अस्पताल से निकलने के बाद मैं शहर के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की तरफ गया और वहीं मेरी नज़र एक परिचित चेहरे पर पड़ी। काइटो फुजीमोतो। वह सड़क किनारे खड़ा था, शायद किसी काम से जा रहा था। उसने मेरी गाड़ी की तरफ देखा, फिर एक सेकंड के लिए उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और वह जम गया। हमारी आंखें मिली। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। हाँ हारुतो, मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखा। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके सामने खड़ा लड़का वह हारुतो नहीं था जिसे उसने धोखा दिया था। मैंने ड्राइवर से कहा, चलो। गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन रियर मिरर में मैंने देखा केइटो अभी भी वहीं खड़ा था, जैसे उसे अपनी आंखों पर विश्वास न हो। उस शाम शहर के सबसे बड़े लग्जरी होटल में एक बिजनेस इवेंट था। मैं वहां आधिकारिक रूप से कुरोसाकी ग्रुप के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होने वाला था। और वहीं किस्मत ने मुझे फिर से एक पुराने चेहरे के सामने ला खड़ा किया। यूना तकाहाशी। वह अब एक इवेंट कंपनी में काम कर रही थी। वह मेहमानों का स्वागत कर रही थी। फिर अचानक उसकी नज़र मुंह पर पड़ी और वह जड़ हो गई। उसके हाथ में पकड़ा टैबलेट लगभग गिर गया। हारुतो, उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं उसके सामने रुक गया। एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। कई लोग बदले को गुस्से से जोड़ते हैं, लेकिन मैंने एक बात सीखी थी। सबसे खतरनाक बदला वह नहीं होता जो गुस्से में लिया जाए। सबसे खतरनाक बदला वह होता है जो पूरी शांति से लिया जाए, जहां सामने वाले को समझ ही ना आए कि उसका अंत कब शुरू हुआ। और मसारू शिंदो के लिए वह अंत शुरू हो चुका था। पुराने शहर लौटने के कुछ दिन बाद मैं कुरोसाकी ग्रुप के स्थानीय मुख्यालय में बैठा था। मेरे सामने कई रिपोर्ट्स खुली हुई थी। तभी टकेडा रियोसुके अंदर आए। यंग मास्टर जी, उन्होंने एक फाइल मेरी तरफ बढ़ाई। ये आपको देखनी चाहिए। मैंने फाइल खोली और पहला नाम पढ़ते ही मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मसारू शिंदो। मैंने पन्ने पलटे। जितना आगे पढ़ता गया उतना ही आश्चर्य होता गया। जिस आदमी ने कभी मुझे अपमानित करके नौकरी से निकाला था, उसकी कंपनी खुद बर्बादी के कगार पर खड़ी थी। कर्ज, गलत निवेश, भ्रष्ट अकाउंटिंग और लगातार घटता हुआ मुनाफा। मैं कुर्सी पर पीछे झुक गया। तो उसकी हालत इतनी खराब है? टकेडा मुस्कुराए। उससे भी ज्यादा। अगर अगले कुछ महीनों में निवेश नहीं मिला तो कंपनी दिवालिया हो सकती है। मैं कुछ सेकंड चुप रहा। मेरे दिमाग में एक पुरानी याद घूम गई। वही ऑफिस, वही आदमी, वही शब्द। ये मेरी समस्या नहीं है। उस समय मेरे पास कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन आज हालात बदल चुके थे। ताकेदा जी, यंग मास्टर, अगर कोई कंपनी दिवालिया होने वाली हो और कोई चुपचाप उसके शेयर खरीदना शुरू कर दे। ताकेदा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तो कुछ महीनों में कंपनी का मालिक बदल सकता है। मैंने फाइल बंद कर दी। शुरू कीजिए। अगले कई हफ्तों तक सब कुछ चुपचाप होता रहा। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई शोर नहीं। कुरोसाकी ग्रुप की दर्जनों सहायक कंपनियों ने धीरे धीरे मसारू की कंपनी के शेयर खरीदने शुरू कर दिए। इतनी सावधानी से कि किसी को शक तक नहीं हुआ। और सबसे मज़ेदार बात, मसारू खुद भी नहीं समझ पाया कि क्या हो रहा है। एक दिन उसकी कंपनी के वित्त विभाग ने उसे चेतावनी दी। सर, कुछ बड़े निवेशक लगातार शेयर खरीद रहे हैं। मसारू हंस पड़ा। अच्छी बात है, इसका मतलब लोग हमारी कंपनी पर भरोसा करते हैं। उसे क्या पता था कि वही निवेशक उसकी कुर्सी खींच रहे थे। 2 महीने बाद टकेडा मेरे ऑफिस में आए। उनके चेहरे पर संतोष था। यंग मास्टर, हो गया। उन्होंने सिर झुका दिया। अब कंपनी का नियंत्रण हमारे पास है। मैंने खिड़की के बाहर देखा। शहर की रोशनी चमक रही थी और मेरे चेहरे पर पहली बार एक ठंडी मुस्कान आई। अगले सप्ताह कंपनी की आपातकालीन बोर्ड मीटिंग बुलाई गई।
मसारू पूरे आत्मविश्वास के साथ मीटिंग रूम में दाखिल हुआ। उसे लगता था कि वह हमेशा की तरह सब संभाल लेगा, लेकिन जैसे ही मीटिंग शुरू हुई उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। एक एक करके दस्तावेज सामने रखे गए, नए शेयर धारक, नए वोटिंग अधिकार, नया नियंत्रण। मसारू की आवाज कांप गई। ये क्या है? कंपनी के वकील ने शांत स्वर में कहा, आज से कंपनी का नियंत्रण नए बहुमत मालिक के पास है। कौन? कमरे का दरवाजा खुला और मैं अंदर दाखिल हुआ। कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें मेरी तरफ मुड़ गईं। मसारू पहले तो मुझे पहचान नहीं पाया, फिर उसकी आंखें फैल गईं। हाँ, हारुतो। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। वही ऑफिस, वही इमारत, वही जगह जहां कभी मुझे अपमानित करके बाहर निकाला गया था। लेकिन आज मैं कर्मचारी नहीं था, मैं मालिक था। मसारू की सांसें तेज हो गईं। ये कैसे संभव है? मैं उसकी कुर्सी के सामने रुक गया, फिर शांत स्वर में बोला, दुनिया बहुत छोटी है मसारू। उसके माथे पर पसीना आ गया। तुम कौन हो? मैंने जवाब दिया, वही लड़का जिसे तुमने कहा था कि उसकी समस्याएं तुम्हारी समस्या नहीं है। पूरा कमरा शांत था। मसारू कुर्सी से उठ गया। हारुतो, सुनो। उस समय हालात अलग थे। मैं मुस्कुराया। सच? मैं मजबूर था। फिर मैं मुड़ा और बाहर निकल गया। मेरे पीछे दरवाजा बंद हो गया। ताकेदार मेरे साथ चल रहे थे। उन्होंने पूछा, आपने उसे पूरी तरह बर्बाद क्यों नहीं किया? मैं कुछ क्षण चुप रहा, फिर मुस्कुराया, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी सजा यही है कि वह अपनी गलती के साथ जिए। उस दिन मेरे जीवन का पहला हिसाब बराबर हुआ, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि मासारू सिर्फ शुरुआत था। अभी काइटो बाकी था। कभी कभी दुश्मनों को माफ करना आसान होता है, क्योंकि उनसे आपको कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन दोस्तों का विश्वासघात वो अलग होता है। वह सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, वह आपकी यादों को भी जहर बना देता है। और मेरी जिंदगी में ऐसा जहर छोड़ने वाला इंसान था काइटो फुजीमोटो। मसारू शिंदो के अध्याय के खत्म होने के बाद भी एक नाम बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था, काइटो। जब मैं गरीब था, वह मेरा सबसे करीबी दोस्त था। हमने साथ स्कूल शुरू किया, साथ सपने देखे, साथ मुश्किलें झेली। कम से कम मैं यही समझता था। लेकिन फिर वह दिन आया जब मैंने उसे रेंजी नकामुरा के साथ बैठकर मेरा मजाक उड़ाते देखा, और उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि अब कभी उस पर भरोसा नहीं करूंगा। लेकिन अब जब मैं पुराने हिसाब देख रहा था तो टकेडा ने मुझे एक फाइल दी। यंग मास्टर। क्या है? आपको यह देखना चाहिए। मैंने फाइल खोली और धीरे धीरे मेरा चेहरा बदलने लगा, क्योंकि उसमें काइटो की पूरी पृष्ठभूमि दर्ज थी। उसके बैंक रिकॉर्ड, उसकी आर्थिक स्थिति, उसके परिवार की जानकारी, और फिर एक ऐसी बात जिसने मुझे कुछ सेकंड के लिए चुप कर दिया। काइटो की छोटी बहन मिका फुजीमोटो गंभीर बीमारी से जूझ रही थी कई सालों से, और उसके इलाज का खर्च इतना ज्यादा था कि उसका परिवार पूरी तरह कर्ज में डूब चुका था। मैं कुर्सी पर पीछे छुप गया। ये मुझे पहले क्यों नहीं पता था? ताकेदा ने कहा, क्योंकि उसने किसी को नहीं बताया। मैं फाइल पढ़ता गया और एक एक करके कई बातें सामने आने लगी। रेंजी नकामुरा ने काइटो की मजबूरी का फायदा उठाया था। उसे पैसों का लालच दिया गया था और बदले में उसे मेरे बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया था। मैंने आंखें बंद कर लीं। गुस्सा अभी भी था, लेकिन अब उसमें उलझन भी शामिल हो गई थी। क्या काइटो गलत था? हाँ। क्या उसने मुझे धोखा दिया? बिल्कुल। लेकिन क्या कहानी इतनी सीधी थी? शायद नहीं। कुछ दिनों बाद मैंने उससे मिलने का फैसला किया। टकेडा ने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम उसे यहाँ बुला लें? मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैं खुद जाऊंगा। शाम का समय था। शहर के एक साधारण इलाके में एक छोटा सा घर, वहीं काइटो रहता था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला और सामने काइटो खड़ा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। हारुतो, मैंने शांत स्वर में कहा, अंदर आने दोगे? वो कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से साइड में हट गया। घर छोटा था लेकिन साफ सुथरा, और उसी समय मुझे अंदर से किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। भैया! एक दुबली पतली लड़की कमरे से बाहर आई। वह मिका थी। उसने मुझे देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। आप हारुतो हैं? मैं थोड़ा हैरान हुआ। तुम मुझे जानती हो? भैया हमेशा आपके बारे में बात करते थे।
मैंने काइटो की तरफ देखा, वह नजरें चुरा रहा था। कुछ देर बाद मीका अंदर चली गई और कमरे में केवल मैं और काइटो रह गए। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर मैंने पूछा, क्यों किया था? काइटो की उंगलियां कांप गई। हारुतो, मैंने पूछा क्यों किया था? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर वह टूट गया क्योंकि मैं डर गया था। उसकी आवाज फर्रा गई। मैं हर दिन अपनी बहन को मरते हुए देख रहा था। मेरे पास पैसे नहीं थे, कोई मदद नहीं कर रहा था। और फिर रेंजी मेरे पास आया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जानकारी दूं तो वह इलाज का खर्च देगा। मैं चुपचाप सुनता रहा। मुझे लगा मैं सिर्फ कुछ छोटी बातें बता रहा हूं, लेकिन फिर मैं और गहराई में फंसता चला गया। और एक दिन मैंने खुद को आईने में देखा और मुझे अपना चेहरा पसंद नहीं आया। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वह वही काइटो नहीं था जिसे मैं जानता था। वह टूट चुका था, हर दिन, हर रात, अपने फैसलों के बोझ तले। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है सबसे बुरी बात क्या है? क्या? मैंने अपनी बहन को बचा लिया, लेकिन अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया। उसकी आवाज कांप रही थी और मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि उस पल मैं उसके दर्द को महसूस कर सकता था। मैंने जेब से एक फाइल निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने हैरानी से उसे खोला, फिर उसकी आंखें फैल गईं। उसमें मीका के इलाज से जुड़े दस्तावेज थे। दुनिया के सबसे अच्छे अस्पतालों में से एक का पूरा खर्च पहले से जमा था। काइटो के हाथ कांपने लगे। हारुतो, क्यों? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मीका उन गलतियों की कीमत चुकाए जो उसने नहीं की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस रोता रहा। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी सजा थी, क्योंकि उस दिन उसे एहसास हुआ कि जिस इंसान को उसने धोखा दिया था वही इंसान आज उसकी सबसे बड़ी मदद कर रहा था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, तभी पीछे से उसकी आवाज आई, हारुतो। मैं रुका। क्या हम कभी फिर दोस्त बन सकते हैं? मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मुस्कुराया। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें नफरत नहीं करता। ये सुनते ही वह फिर रो पड़ा और मैं वहां से चला गया। उस रात मेरे दिल का एक और बोझ हल्का हो गया। समय एक अजीब चीज है। जब हम दुख में होते हैं तो लगता है कि समय रुक गया है, और जब हम सफल हो जाते हैं तो वही समय पंख लगाकर उड़ने लगता है। एक समय था जब मैं हर रात यूना ताकाहाशी के बारे में सोचता था। उसकी बातें, उसकी मुस्कान, उसके साथ देखे गए सपने। लेकिन अब कई महीने गुजर चुके थे और पहली बार मैंने महसूस किया कि उसके बिना भी जिंदगी चल सकती है। शायद यही आगे बढ़ना होता है। लेकिन जिंदगी का एक नियम है, जिस इंसान के पीछे आप भागते हैं वह अक्सर दूर चला जाता है, और जिस दिन आप उसे भूल जाते हैं वह वापस लौट आता है। उस समय मुझे नहीं पता था कि यूना की दुनिया तेजी से बिखर रही थी। रेंजी नकामुरा का परिवार कई बड़े निवेशों में फंस चुका था। उनके कई प्रोजेक्ट असफल हो गए थे। बैंक दबाव बना रहे थे, कर्ज बढ़ता जा रहा था और पहली बार रेंजी की चमक फीकी पड़ने लगी थी। एक शाम मैं अपने ऑफिस में बैठा था। टकेडा अंदर आए। यंग मास्टर। हाँ, उन्होंने एक टैबलेट मेरी तरफ बढ़ाया। आपको यह देखना चाहिए। मैंने स्क्रीन देखी और वहां एक नाम था, यूना ताकाहाशी। में कुछ सेकंड चुप रहा। क्या हुआ उसे? ताकेदा ने कहा, वह पिछले 2 हफ्तों से आपसे मिलने की कोशिश कर रही है। एक समय था जब मैं सिर्फ एक मैसेज के लिए घंटों इंतजार करता था, और आज वह मुझसे मिलने के लिए कोशिश कर रही थी। जिंदगी सचमुच अजीब थी। मैंने मिलने से मना कर दिया, लेकिन अगले कुछ दिनों में वह बार बार कोशिश करती रही और आखिरकार मैंने मिलने का फैसला कर लिया। हम उसी पार्क में मिले जहां कभी उसने मुझसे रिश्ता तोड़ा था। सूरज ढल रहा था, हवा शांत थी और मेरे सामने खड़ी लड़की पहले वाली यूना नहीं लग रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरे पर थकान थी, और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर वह घमंड नहीं था जो कभी हुआ करता था। कुछ सेकंड तक हम दोनों चुप रहे। फिर उसने धीरे से कहा, तुम बदल गए हो। मैं हल्का सा मुस्कुराया। तुम भी? उसने नजरें झुका ली, फिर धीरे से पूछा, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? मैंने कुछ पल सोचा, फिर सच बोला, नहीं। उसने सिर उठाया। शायद उसे यह जवाब उम्मीद नहीं थी। सच?
हाँ, क्यों? मैं मुस्कुराया, क्योंकि नफरत करने के लिए भी भावना चाहिए। ये सुनकर उसकी आंखें भर आईं। वह समझ गई। मैं उससे नफरत नहीं करता था, लेकिन मैं उससे प्यार भी नहीं करता था, और शायद यही सबसे ज्यादा दर्दनाक था। कुछ देर बाद उसने कहा, हारुतो, मैं गलत थी। मैं चुप रहा। बहुत गलत। उसकी आवाज कांप रही थी। जब तुम गरीब थे तब मैंने तुम्हें छोड़ दिया। जब तुम्हें मेरी जरूरत थी मैं किसी और के साथ चली गई। और आज उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज मुझे समझ आया है कि मैंने क्या खो दिया। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार मुझे उसके लिए दुख महसूस हुआ, क्योंकि पछतावा एक बहुत भारी बोझ होता है। फिर उसने वह सवाल पूछा जिसकी मुझे उम्मीद थी। क्या हम? वह रुक गई। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? सन्नाटा, सिर्फ हवा की आवाज, और मेरे सामने खड़ी वह लड़की जिससे मैं कभी दुनिया से ज्यादा प्यार करता था। कुछ साल पहले अगर उसने यही सवाल पूछा होता तो मैं बिना सोचे हाँ कह देता, लेकिन आज मैं वही इंसान नहीं था। मैंने धीरे से सिर हिलाया। नहीं यूना। उसकी आंखें बंद हो गईं, जैसे उसे पहले से जवाब पता था। फिर भी उसे सुनना जरूरी था। क्यों? मैंने आसमान की तरफ देखा और फिर कहा, क्योंकि मैं उस हारुतो को पीछे छोड़ चुका हूं जो तुम्हारे लौटने का इंतजार करता था। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं बदल गई हूं हारुतो, मुझे पता है। तो फिर? मैं मुस्कुराया, एक शांत मुस्कान। कुछ चीजें टूटने के बाद जुड़ तो जाती हैं, लेकिन पहले जैसी नहीं रहती। वह रो पड़ी और मैं उसे दोष नहीं दे सकता था, क्योंकि कभी मैं भी इसी तरह टूटा था। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या तुम मुझे माफ करते हो? मैंने तुरंत जवाब दिया, हाँ। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। इतनी आसानी से? माफ करना आसान है, मैंने कहा, लेकिन भूलना नहीं। फिर मैं खड़ा हो गया। हमारी बातचीत खत्म हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ने लगा उसने आखिरी बार मुझे पुकारा, हारुतो। मैं रुका। मैं उम्मीद करती हूं, उसने आंसू पोंछे, कि किसी दिन तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुम्हें कभी ना छोड़े। मैं हल्का सा मुस्कुराया, शायद, और फिर मैं वहां से चला गया। उस दिन मैंने अतीत का आखिरी दरवाजा बंद कर दिया। अब यूना सिर्फ एक याद थी, एक ऐसी याद जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। लेकिन उसी रात जब मैं अपने पेंट हाउस की खिड़की से शहर देख रहा था, ताकेदा का फोन आया। उनकी आवाज सामान्य नहीं थी। यंग मास्टर। क्या हुआ? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर उन्होंने कहा, हमें समस्या हो गई है। मेरा दिल हल्का सा धड़क उठा। किस तरह की समस्या? टकेडा की आवाज गंभीर हो गई। आपके पिता की मौत वो एक साधारण हत्या नहीं थी। मेरी सांस रुक गई। क्या मतलब? और फिर उन्होंने वह नाम लिया जिसने मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू कर दिया, शैडो काउंसिल। एक ऐसा संगठन जो 20 साल से कुरोज़ाकी परिवार के पीछे पड़ा था, और अब उन्हें पता चल चुका था कि आखिरी वारिस जिंदा है। मेरी पूरी जिंदगी में मैंने कई दुश्मन देखे थे। कुछ ऐसे थे जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, कुछ ऐसे जिन्होंने मुझे धोखा दिया, कुछ ऐसे जिन्होंने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, लेकिन वे सभी एक बात में समान थे। वे इंसान थे, और इंसानों को समझा जा सकता है। उनकी कमजोरियां होती हैं, उनकी सीमाएं होती हैं, लेकिन जिस दुश्मन का नाम मैंने उस रात पहली बार सुना, उसकी कोई सीमा नहीं थी। शैडो काउंसिल, एक ऐसा नाम जो दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था, एक ऐसा संगठन जिसकी मौजूदगी तक साबित नहीं की जा सकती थी। और वही संगठन मेरे पिता केंजी कुरोज़ाकी की मौत के पीछे था। मैं तुरंत अकिहीरो ग्रैंडफादर के निजी कार्यालय पहुंचा। टकेडा पहले से वहां मौजूद थे। कमरे का माहौल सामान्य नहीं था, सभी के चेहरे गंभीर थे। जैसे ही मैं अंदर गया, अकिहीरो ने धीरे से कहा, अब समय आ गया है कि तुम पूरी सच्चाई जानो। मैं उनके सामने बैठ गया। उन्होंने एक स्क्रीन ऑन की और उस पर पुरानी तस्वीरें दिखाई देने लगी, कुछ 20 साल पुरानी, कुछ उससे भी पुरानी। फिर एक तस्वीर पर स्क्रीन रुक गई। एक विशाल गोल मेज, उसके चारों तरफ बैठे 12 लोग, सभी के चेहरे छिपे हुए। अकिहीरो की आवाज भारी हो गई, यही है शैडो काउंसिल। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। ये लोग कौन हैं? दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों का गुप्त समूह। राजनेता, व्यापारी, हथियार उद्योग के मालिक।
ऊर्जा कंपनियों के नियंत्रक और ऐसे लोग जिनके नाम सार्वजनिक रिकॉर्ड में भी नहीं मिलेंगे। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। लेकिन हमारे परिवार से इनका क्या संबंध है? अकीहिरो कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि तुम्हारे पिता ने इनके खिलाफ जाने की कोशिश की थी। मैं स्तब्ध रह गया। केंजी कुरोसाकी, वह व्यक्ति जिसे मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन हर बार जब उनके बारे में कुछ नया सुनता था, मेरे अंदर सम्मान बढ़ता जाता था। अकीहिरो ने आगे कहा, केंजी को पता चल गया था कि शैडो काउंसिल कई देशों की सरकारों और कंपनियों को प्रभावित कर रहा है। वह उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। और फिर उनकी आवाज टूट गई। उन्होंने उसे मार दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने मुट्ठियां भींच ली। मेरे अंदर गुस्से की एक लहर उठी, लेकिन इस बार यह व्यक्तिगत था। उन्होंने सिर्फ मेरे पिता को नहीं मारा था, उन्होंने मेरी मां की जिंदगी बर्बाद की थी। उन्होंने मेरा बचपन छीन लिया था और शायद वे अब भी हमें खत्म करना चाहते थे। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला। एक सुरक्षा अधिकारी तेजी से अंदर आया। उसके चेहरे पर तनाव था। सर, अकीहिरो खड़े हो गए। क्या हुआ? मुख्य सर्वर पर साइबर हमला हुआ है। क्या? और वह कुछ क्षण रुका। हमारे यूरोप डिवीजन के 2 अधिकारियों की हत्या कर दी गई है। कमरे का माहौल अचानक और भारी हो गया। टकेडा ने धीरे से कहा, उन्होंने चाल चल दी है। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। यह अब कोई पुरानी कहानी नहीं थी। यह युद्ध शुरू हो चुका था। अगले कुछ दिनों में हालात और खराब हो गए। कुरोसाकी ग्रुप की कई कंपनियों पर दबाव आने लगा। स्टॉक मार्केट में अफवाहें फैलने लगीं, मीडिया में झूठी खबरें आने लगीं और हर बार पीछे किसी न किसी रूप में शैडो काउंसिल का हाथ दिखाई देता। एक रात मैं मुख्यालय में बैठा था। मेरे सामने दर्जनों स्क्रीन चल रही थी। ताकेदा अंदर आए। यंग मास्टर, हाँ, हमें आपकी सुरक्षा बढ़ानी होगी। मैंने उनकी तरफ देखा। इतना गंभीर है क्या? उन्होंने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, वे आपको मारने की कोशिश कर सकते हैं। कमरे में कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, लेकिन अजीब बात यह थी, मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मैं बहुत पहले डरना छोड़ चुका था। गरीबी ने मुझे डर से बड़ा दर्द दिखा दिया था और अब मेरे पास खोने के लिए सिर्फ एक चीज थी, मेरा परिवार। उस रात मैं अकीहिरो के साथ डिनर कर रहा था। कई महीनों बाद हमने थोड़ा सामान्य समय बिताने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था। अचानक हवेली की सुरक्षा प्रणाली अलार्म बजाने लगी। वार्निंग! वार्निंग! पूरा परिसर लाल रोशनी से भर गया। सुरक्षा अधिकारी दौड़ते हुए अंदर आए। अटैक! अटैक ऑन द स्टेट! मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। अकीहिरो तुरंत खड़े हो गए। टकेडा ने मुझे देखा। यंग मास्टर, अभी इसी वक्त सुरक्षित स्थान पर चलिए। लेकिन तभी हवेली के बाहर विस्फोट हुआ। बूम! पूरी इमारत हिल गई। खिड़कियों के शीशे टूट गए। कुछ कर्मचारी चीख उठे। यह कोई धमकी नहीं थी, यह सीधा हमला था। शैडो काउंसिल ने आखिरकार अपना हाथ दिखा दिया था। सुरक्षा टीम हमें लेकर भूमिगत सुरक्षा क्षेत्र की ओर बढ़ी, लेकिन रास्ते में हम पर हमला हुआ। कुछ हथियारबंद लोग अचानक सामने आ गए। गोलियों की आवाज गूंज उठी। मैंने पहली बार अपनी ट्रेनिंग को असली दुनिया में इस्तेमाल किया। एक हमलावर मेरी तरफ बढ़ा। मैंने उसका हाथ मोड़ा, उसे जमीन पर गिराया और सुरक्षा टीम ने उसे काबू कर लिया। सब कुछ ही सेकंड में हुआ, लेकिन उन कुछ सेकंडों ने मुझे एक बात सिखा दी। यह बिजनेस की लड़ाई नहीं थी, यह जिंदगी और मौत की लड़ाई थी। किसी तरह हम सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंच गए। कुछ घंटे बाद हमला रोक दिया गया। कुछ सुरक्षा अधिकारी मारे गए और सबसे महत्वपूर्ण, शैडो काउंसिल ने एक संदेश भेज दिया था, हम जानते हैं कि आखिरी वारिस जिंदा है। उस रात मैं सो नहीं पाया। मैं सुरक्षा कक्ष की खिड़की के पास खड़ा था। शहर की रोशनी दूर दिखाई दे रही थी। टकेडा मेरे पास आए। आप ठीक हैं? मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अब मैं समझ गया हूं। क्या? ये लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये मेरे पिता के लिए है, मेरी माँ के लिए है। मैंने फैसला कर लिया, मैं अब सिर्फ एक उत्तराधिकारी नहीं रहूंगा, मैं वह इंसान बनूंगा जो शैडो काउंसिल का अंत करेगा। अगले कुछ हफ्तों में कुरोसाकी ग्रुप ने दुनिया भर में अपनी जांच शुरू कर दी। हमने हजारों दस्तावेज खंगाले, सैकड़ों कंपनियों के रिकॉर्ड देखे, दर्जनों देशों की फाइलें निकाली और आखिरकार हमें वह मिला जिसकी हम तलाश कर रहे थे, शैडो काउंसिल का असली नेता। उसका नाम था
दाइगो अराकावा एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया की नजरों में एक सम्मानित उद्योगपति था, एक परोपकारी, एक अरबपति, एक आदर्श नागरिक। लेकिन पर्दे के पीछे वह 20 साल से अंधेरे का राजा था। और सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। जब मैंने उसकी तस्वीर देखी तो मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि मैंने उसे पहले भी देखा था, बहुत पहले, मेरे पिता केंजी कुरोसाकी की पुरानी तस्वीरों में। वह कभी हमारे परिवार का करीबी सहयोगी था, यानी जिस इंसान पर मेरे पिता ने भरोसा किया था उसी ने उन्हें धोखा दिया। उस रात मैं लंबे समय तक सो नहीं पाया। मुझे यूना याद आई, काइटो याद आया, मासारू याद आया, और फिर मैंने महसूस किया कि मेरी पूरी जिंदगी विश्वासघात से भरी रही थी। लेकिन डाइगो का विश्वासघात सबसे बड़ा था। उसने सिर्फ एक दोस्त को नहीं धोखा दिया था, उसने एक परिवार को बर्बाद कर दिया था। कुछ दिनों बाद हमें अंतिम सबूत मिल गए, ऐसे दस्तावेज जो शैडो काउंसिल को हमेशा के लिए खत्म कर सकते थे। लेकिन समस्या यह थी कि वे दस्तावेज डाइगो के निजी द्वीप पर मौजूद थे, एक ऐसा स्थान जहां बिना अनुमति कोई नहीं जा सकता था। और तभी एमी सकुराबा आगे आई। एमी वो लड़की जो पिछले 1 साल से मेरे साथ थी। जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, जब मैं बिजनेस सीख रहा था, जब मैं अपने अतीत से लड़ रहा था, वह कभी मेरे साथ चिपकी नहीं, कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। वह बस हमेशा मौजूद रही, और शायद यही वजह थी कि मैं उस पर भरोसा करने लगा था। उसने कहा, मैं आपके साथ चलूंगी। मैंने तुरंत मना कर दिया, ये बहुत खतरनाक है। एमी मुस्कुराई। आपको लगता है कि मैं डर जाऊंगी? मैं भी हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, यही तो समस्या है। अंततः हम एक विशेष टीम के साथ उस द्वीप पर पहुंचे। रात अंधेरी थी, समुद्र में तेज हवाएं चल रही थी, और मेरे दिल में केवल एक लक्ष्य था, इस कहानी को खत्म करना। हम किसी तरह अंदर घुस गए, कई सुरक्षा प्रणालियां पार की, दर्जनों गार्ड्स को चकमा दिया, और आखिरकार हम मुख्य नियंत्रण कक्ष तक पहुंच गए। वहीं डाइगो हमारा इंतजार कर रहा था, जैसे उसे पहले से पता था कि हम आएंगे। वह कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा था। हारुतो कुरोसाकी। मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। खेल खत्म हो गया डाइगो। वह हंस पड़ा। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? फिर उसने एक स्क्रीन ऑन की, और अगले ही पल मेरे पिता की पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आ गई। केंजी कुरोसाकी। मैं पहली बार उन्हें चलते फिरते देख रहा था। मेरी सांस रुक गई। वीडियो में केंजी सीधे कैमरे की तरफ देख रहे थे और कह रहे थे, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब मैं शायद जिंदा नहीं हूं। मेरी आंखें भर आईं। हारुतो, मुझे नहीं पता कि तुम कब ये देखोगे, लेकिन एक बात याद रखना, नफरत इंसान को मजबूत नहीं बनाती, उसे अंधा बना देती है। पूरा कमरा शांत हो गया। अगर कभी तुम्हें मेरे हथियारों का सामना करना पड़े तो न्याय करना, बदला नहीं। वीडियो खत्म हो गया और मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। डाइगो मुस्कुरा रहा था। तो क्या करोगे? उसके हाथ में हथियार था, मेरे पास मौका था। मैं उसे उसी समय खत्म कर सकता था, और शायद कोई मुझे दोष भी नहीं देता। लेकिन तभी मुझे अपनी माँ याद आई, मुझे काइटो याद आया, मुझे यूना याद आई, मुझे अकीहिरो याद आए, और सबसे ज्यादा मुझे अपने पिता के शब्द याद आए, न्याय। बदला नहीं। मैंने धीरे धीरे हथियार नीचे कर दिया। डाइगो की मुस्कान गायब हो गई। क्या कर रहे हो? मैंने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनूंगा। उसी समय हमारी टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सारे दस्तावेज बरामद हो गए, सारे सबूत सुरक्षित कर लिए गए, और कुछ ही दिनों में शैडो काउंसिल दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। दर्जनों गिरफ्तारियां हुई, सैकड़ों अरब डॉलर की अवैध संपत्तियां जब्त हुई, और 20 साल पुराना अंधेरा आखिरकार खत्म हो गया। कुछ महीनों बाद अकीहिरो कुरोसाकी ने आधिकारिक रूप से मुझे कुरोसाकी एम्पायर का प्रमुख घोषित कर दिया। दुनिया भर की मीडिया मौजूद थी, हजारों कैमरे मेरी तरफ थे, लेकिन उस मंच पर खड़े होकर मैं सिर्फ एक व्यक्ति को देख रहा था, मेरी माँ एको कुरोसाकी। पहली पंक्ति में बैठी हुई, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह दुख के नहीं थे, गर्व के थे। समारोह के बाद मैं उनके पास गया। उन्होंने मेरा चेहरा दोनों हाथों में पकड़ लिया और कहा, तुम्हारे पिता को तुम पर गर्व होता। उस पल मुझे लगा कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। कुछ समय बाद मैं हवेली के बगीचे में अकेला बैठा था। सूरज डूब रहा था और मेरे पास ईएम आई
आकर बैठ गई। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। फिर उसने पूछा, अब क्या? मैं मुस्कुराया, अब जिंदगी, बस बस। वह हंस पड़ी। फिर मैंने उसकी तरफ देखा। वह पहली इंसान थी जिसने मुझे मेरे पैसे के लिए नहीं चाहा, मेरे नाम के लिए नहीं चाहा, मेरी ताकत के लिए नहीं चाहा। उसने मुझे तब स्वीकार किया जब मैं खुद को समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और पहली बार भविष्य मुझे डरावना नहीं लगा। आज कई साल बाद जब मैं यह कहानी लिख रहा हूँ तो मैं केवल एक बात कह सकता हूँ, जब मैं गरीब था सबने मुझे छोड़ दिया। जब मैं अमीर बना कई लोग वापस आ गए, लेकिन जिसने मेरे टूटे हुए दिल को समझा, जिसने मेरे सबसे अंधेरे दिनों में मेरा साथ दिया, वही अंत तक मेरे साथ रहा। और शायद यही असली दौलत होती है। मैं हूँ हारुतो कुरोसाकी, द लास्ट हेयर ऑफ द ट्रिलियनेयर एम्पायर।